Hello guys, welcome. Alright, so once again we are starting chapter 7 of class 11th NCERT ह्यूमन मेमोरी, मानव का दिमाग। पिछले पार्ट पे हमने देखा जो सारी चीज़ें ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं, पार्ट 1। तो द क्वेश्चन रिमेन्स स्टिल, हाउ डज़ इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, यानी एक तरफ से इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे जाती है, क्या मैकेनिज़्म होता है और मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। तो ये हम देखेंगे हम आज के चैप्टर में। तो ये जो भाई साहब थे एटकिंसन एंड शिफ्रिन, इन्होंने एक नोशन निकाला बहुत ही पॉपुलर, जो कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसेस। इन्होंने ये नोटेशन दिया था, किनने? एटकिंसन एंड शिफ्रिन भाई साहब ने। तो अब कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होती हैं वो देखते हैं। कंट्रोल प्रोसेसेस विच फंक्शन टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोर्स। तो फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में किचन है, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्टोर दिया हुआ है। मतलब जहाँ आप एक जगह आटा रखते होंगे, एक जगह शक्कर रखते होंगे, और ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग जगह पे स्टोर होती हैं। तो वैसे ही हमारे माइंड में भी है, ऐसे कुछ मेमोरी स्टोर्स बने हुए हैं, और उनमें फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन बहती है, ये जो भागती है इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में, सेंसरी मेमोरी, ये जो भागती है, ये जो फंक्शन होता है इसको कौन मॉनिटर करता है? कंट्रोल प्रोसेसेस, उनको ये मॉनिटर करती है। As told earlier, not all information which our senses receive are not stored. तो हमारे जो सेंस हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ग्रास्प करते हैं, वो हर चीज़ स्टोर नहीं होती है। तो कौन सी चीज़ें स्टोर होती हैं? जिनको हम स्टोर करना चाहते हैं या जो हमारा माइंड अटेंड करता है, सिर्फ वही चीज़ें। Only that information which is attended enters into the STM from sensory registers and in that sense selective attention, read in chapter 5। तो ये जो एक टर्म आया सेलेक्टिव अटेंशन, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, ये उस पर डिपेंड करता है। तो STM शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या जाएगा? जो चीज़ें हमारा ब्रेन अटेंड करेगा या जो चीज़ें हम अटेंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस रिहर्सल। अब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये काम करना स्टार्ट करती है, सेट्स इनटू मोशन अनदर कंट्रोल प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सी चीज़ें रहेंगी जिनका क्या करेंगे हम? मेंटेनेंस रिहर्सल। जैसे अकबर का बेटा कौन था, ये आपसे सवाल पूछ लेता है कोई, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको डायरेक्टली कोई पूछेगा वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे कि अकबर का बेटा कौन था, सलीम था, तो ये क्या किया आपने? बार बार इसकी मेंटेनेंस रिहर्सल हुई आपके माइंड को। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है सलीम, तो वो डायलॉग आपको बचपन से सुना होगा आपने आज तक, तो इसकी क्या हो गई आपके माइंड को? मेंटेनेंस रिहर्सल हो गई है। तो कोई भी पूछता है आपको अकबर का बेटा सलीम, आपके मुँह से डायरेक्टली निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड। तो जितनी देर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपको क्या करना होगा? मेंटेनेंस रिहर्सल करनी होगी। नेक्स्ट आता है दीज काइंड्स ऑफ रिहर्सल सिंपली मेंटेन इन्फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन। जैसे सलीम सलीम सलीम, तो आपने ये सलीम इतनी बार सुन लिया है कि आपके माइंड में क्या हो गया है? कंटिन्यूसली रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। और जब व्हेन सच रिपीटिशन डिसकंटिन्यू द इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, और जैसे ही ये रिपीटिशन बंद हो जाएगा, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? गुम जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनदर कंट्रोल प्रोसेस। तो पहली कंट्रोल प्रोसेस कौन सी थी? मेंटेनेंस रिहर्सल। दूसरी कंट्रोल प्रोसेस विच ऑपरेट्स इन STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो ऑपरेट करती है वो होती है चंकिंग, किसी भी चीज़ को चंक करना। थ्रू चंकिंग इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ STM विच इज़ अदरवाइज 7+2 और 7-2। मतलब हम चंकिंग का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये नंबर आपको देता हूँ 1947-1949-2004। आपको इस नंबर को याद करना है 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में। ओके, तो आई होप आपने ये नंबर याद कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करके इन नंबर को रिपीट करना है। समहाउ डिफ़िकल्ट, आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू रिमेंबर द सेम नंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट मे वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स मेमोरी सिस्टम। तो आपने ये जो नंबर याद किया, ये शायद अभी आपको ये वीडियो ख़त्म होते होते आप शायद भूल जाएं, लेकिन इसके लिए एक मेथड चंकिंग जो कंट्रोल प्रोसेस है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। नाउ व्हाट कैन बी डन हियर इज़ यू कैन क्रिएट द चंक्स फॉर दिस। ये जो नंबर था 1947-1949-2004, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चंक कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं।
बहुत ही सिंपल, 1947, 1949, 2004 हमने क्या किया, 1947, 1949 एंड 2004 ऐसे हमने इतने बड़े लार्ज नंबर के 12 डिजिट के हमने क्या किए, 4 के 3 चंक्स बना लिए, ऐसे छोटे से 3 चंक्स हमने बना लिए। इससे क्या हो गया, हमको हेल्प हो गई। अब आपको ये नंबर इजीली याद हो जाएगा, कैसे, 1947, 1949 एंड 2004। From the STM, information enters into the long term memory through elaborative rehearsals। तो अब बात आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की, STM से LTM में जाने की। तो क्या बोल रहा है, STM से LTM में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, थ्रू एलेबोरेटिव रिहर्सल्स। हमने STM में क्या देखा था, MR यानी मेंटेनेंस रिहर्सल, किसी भी चीज़ का रिपीटिशन STM में कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो क्या मांगती है वो, एलेबोरेटिव रिहर्सल्स। As against maintenance rehearsal, which are carried out through silent or vocal repetition, this rehearsal attempts to connect to the to be retained information। मतलब इसमें क्या होता है, आपको दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना पड़ता है, आपको elaborate करना पड़ता है। In elaborative rehearsals, one attempts to analyze the information in terms of various associations it arouses। तो elaborative rehearsals में क्या कर सकते हैं हम, इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। तो जितने भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है हमको ये इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब जो नीचे का केस है 1947, 1949, 2004, तो आई होप आप सभी को ये ईयर्स दिख रहे होंगे, 1947, 1949 एंड 2004। तो हमको क्या करना है, हमको अब इसको एसोसिएट कर देना है अपनी मेमोरी के साथ। जैसे 1947 को हमको मिला था इंडिपेंडेंस, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, और कौन सी तारीख को अडॉप्ट हुआ था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड 2004 में क्या हुआ था, सुनामी ने हिट किया था कोस्टल एरियाज़ को इंडिया के। तो इस तरह से आपने क्या किया, उस बड़े से नंबर को जब आपने STM में किया तो आपने क्या किया, छोटे छोटे नंबर बना लिए, 3 चंक्स बना लिए। लेकिन जैसे ही आप उसको लॉन्ग टर्म में भेजना चाहेंगे तो कोई आपसे 3 दिन बाद ही पूछेगा कि वो कौन से नंबर थे, तो आपको याद रहेगा 1947, 1949 एंड 2004। आई होप कि चीज़ अभी तक काफ़ी क्लियर हो रही होगी। क्लियर हो रही है तो एक थम्स अप, एक लाइक बटन दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ओके, बिकॉज मोटिवेशन इज़ वॉट एवरीवन नीड्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Experiments which were carried out to test the stage model of memory have produced mixed results। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेज मॉडल था हमारा कौन कौन सा, SM, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। While some experiments show that the STM and LTM are indeed two separate memory stores, other evidences have questioned their distinctiveness। तो इन चीज़ों को लेके, STM और LTM को लेके कई सारी थ्योरीज़, कई सारे रिसर्च की गई। तो क्या बताया है, किसी ने बोला कि ये बहुत ही अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, किसी ने कहा ये मिक्सड है, ये दोनों साथ में चलती हैं तो ही ह्यूमन माइंड, ब्रेन वर्क करता है। तो आगे और क्या क्या हुआ हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये नंबर याद करना है, 192549811121। कम ऑन, इस नंबर को आपको याद करना है जल्दी से जल्दी। यू हैव 5 सेकेंड्स ऑफ टाइम। आपको मालूम है आप चंकिंग कर सकते हैं, और LTM में भेजने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, एलेबोरेटिव रिहर्सल्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास 2 वेज हैं। आपने क्या किया, इसको चंक कर दिया, 192549811121। अब जैसे ही आपने इसको चंक किया आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रही होगी। आपको C-साइड देना है, पेपर 2 देना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी तक फिगर आउट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इन नंबर्स के साथ क्या हुआ है। नंबर 1 इज़ 1 का स्क्वायर, 9 इज़ 3 का स्क्वायर, 25 इज़ 5 का स्क्वायर, 49 इज़ 7 का स्क्वायर, 81 इज़ 9 का स्क्वायर एंड 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11। इस तरह से आपके माइंड को डेवलप करना है थ्रू STM एंड LTM। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेंटेनेंस रिहर्सल अच्छा लगता है या एलेबोरेटिव रिहर्सल। अब बात करते हैं हम शेलिस एंड वेरिंगटन इन द ईयर 1970। इन्होंने क्या किया, ये जो भाई साहब हैं शेलिस एंड वेरिंगटन इन द ईयर 1970, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा, एक अजीब सा वाक़या देखा। वो क्या था, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डैमेज द पोर्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हिज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो दिमाग होता है उसमें, जो माइंड होता है हमारा, उसमें होता है एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसमें एक होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जब उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत तेज़ कार से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसने क्या किया, जो हेमिस्फीयर था उसका लेफ्ट साइड उसका डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो भाई ये लोग तो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा, इट वॉज फाउंड दैट हिज LTM वॉज इंटैक्ट। उसका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी वो इंटैक्ट थी, वैसी की वैसी थी, वाइल STM वॉज सीरियसली अफेक्टेड। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अफेक्टेड हो गई वो। लेकिन द स्टेज मॉडल,
हमारा स्टेज मॉडल क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन, देन सेंसरी, देन STM, देन LTM. द स्टेज मॉडल सजेस्ट दैट इन्फॉर्मेशन आर कमिटेड टू द LTM वाया STM, यानी पहले कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी. एंड इफ़ दिस मीन्स STM वॉज अफेक्टेड, लेकिन अगर इस आदमी का STM ही ख़राब हो गया, हाउ कैन हिज LTM बी नॉर्मल? उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी नॉर्मल कैसे रह गई? तो ये सवाल पैदा हो गया उनके सामने कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे जा रही है, तो अगर बीच में ब्रेक लग गया तो इन्फॉर्मेशन जंप करके चली गई या नीचे से घुस के चली गई, कहाँ से गई, ये उन लोग खोजबीन कर रहे थे. फिर बात आती है द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग. द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग वॉज प्रपोज्ड बाय क्राइक एंड लॉकहार्ट इन 1972. Levels of processing. This view suggests that the processing of any new information relates to the manner in which it is perceived, analyzed and understood, which in turn determines the extent to which it will eventually be retained. अब ये जो बात की इन्होंने लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की, ये क्या थी? ये थी कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे राम और गीता भाई बहन है, राम और गीता भाई बहन है. अब ये जो नई इन्फॉर्मेशन है, आप या जो भी पर्सन सामने है, एक्स पर्सन है, वो इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिलेट कर सकता है, कैसे उसको परसीव करता है, कैसे उसको एनालाइज करता है और कैसे उसको समझता है, विच इन टर्न डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच इट विल इवेंचुअली बी रिटेन. तो हो सकता है कि वो खाना खा रहा हो और तब किसी ने उसको बोला हो कि राम और गीता भाई बहन है, या फिर वो समुद्र में नहा रहा हो, तब किसी ने बोला हो कि राम और गीता भाई बहन है. तो जब ये प्रोसेस हुई, ये जो नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, तो क्या होगा, जब भी वो अगली बार समुद्र के पास जाएगा तो ऐसे कुछ अगर वाक्य होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिटेन हो जाएगी कि राम और गीता भाई बहन है. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जस्ट अ एग्जांपल. ओके, देन टू सम अप, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फोनेटिक फीचर्स अमाउंट्स टू शैलोअर प्रोसेसिंग, while encoding it in terms of the meaning it carries, which is called semantic coding, is the deepest level that leads to memory that resists forgetting considerably. अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल एंड फोनेटिक फीचर्स. जैसे आपको बताया जाए तो जो मुग़ल शासक थे हमारे, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, इन सब के बारे में, तो इन सबको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया. तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम एनकोड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मीनिंग. हम जो हम छोटे छोटे ट्रिक्स बनाते हैं, कोड बनाते हैं, वो क्या है, उनको एक मीनिंग प्रोवाइड करना. जैसे बाबर ने जहर इसको खिलाया, लाइक दिस, जो भी चीज़ें होती है, एक सिमेंटिक कोडिंग, एक मतलब हम उसको प्रदान कर देते हैं. तो ये क्या है, इज़ द डीपेस्ट लेवल दैट लीड्स टू मेमोरी. ये हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने LTM में भेज रहे हैं, इस कहानी के द्वारा या इस निमोनिक के द्वारा या कुछ भी इस तरह से उसको क्या कर रहे हैं, हम डीपेस्ट लेवल तक भेज रहे हैं. तो क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमको वो चीज़ फटाक से याद हो जाती है. सो वाइल लर्निंग अ न्यू लेसन यू मस्ट फोकस ऑन इलैबोरेटिंग द मीनिंग ऑफ इट्स कंटेंट्स इन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल एंड मस्ट नॉट डिपेंड ऑन रोट मेमोराइजेशन. तो जब भी आप कोई नया लेसन पढ़ें तो आपको क्या करना है, फोकस करना है उसके इलैबोरेशन पर, बजाय इसके कि आप खाली उसको रट लें. जो कहते हैं समझने की कोशिश करो, वो यही है कि आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको क्या करना है, आपको इलैबोरेट करना है. जैसे हम आपको इस लेसन की समरी इलैबोरेट करके बता रहे हैं, एक एक वर्ड बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ेगी और आपके LTM में ये लंबे समय तक घूमता रहेगा. इस साइड की ग्रीन जो आप इमेज देख रहे हैं वो, और ये जो लिखा है वो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ नॉट यूनिटरी बिकॉज इट कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब बात यहाँ पर आती है, वन मेजर क्लासिफिकेशन विद इन द LTM इज़ दैट ऑफ डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरीज. तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो इसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है. पहला है डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है प्रोसीजरल मेमोरी. अब ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी देखते हैं. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई नो, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट साइकोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मज़ा बढ़ाने वाला है आगे. तो चलिए आगे देखते हैं. डिक्लेरेटिव, ऑल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फैक्ट्स, names, dates such as a rickshaw has 3 wheels or that India became independent on August 15, 1947 or frog is an amphibian are part of declarative memory. तो ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट पे हो, किसी का नेम हो, या फिर रिक्शा के 3 चक्के होते हैं, या फिर इंडिया आज़ाद ये हुआ, ये जो भी फैक्ट हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, ये हम किस में इंक्लूड करेंगे, डिक्लेरेटिव मेमोरी में. जैसे आप ऊपर फ्लैग देख रहे हैं, इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, ये वैसा ही रहेगा. फिर जो आता है आपका रिक्शा के 3 चक्के हैं, ये भी एक फैक्ट है. 2 चक्के वाला रिक्शा शायद ही किसी ने देखा हो, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव मेमोरी. नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजरल. मेमोरीज रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स
for accomplishing various tasks such as how to ride a bicycle, how to make tea or play basketball are all procedural memory. So जो बाइसिकल चलाना है ये एक प्रोसीजर है, चाय कैसे बनाना है वो एक प्रोसीजर है, ये आप किसी को बता नहीं सकते, उसको आप जब तक करके नहीं दिखाएंगे एक्सप्लिसिटली तब तक क्या होगा उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई आपसे पूछता है कि भारत कब आज़ाद हुआ तो आप उसको बोल देंगे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कोई आपसे पूछेगा चाय बना के दिखाओ या चाय कैसे बनती है, तो आप उसको बता नहीं सकते। आप बता देंगे दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, पानी लगेगा, लेकिन उसको आप जैसे आपने अगस्त 15 बता दिया वैसे उसको आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको कहाँ इंक्लूड करते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी में। आगे देखते हैं। फैक्ट्स रिटेन इन द डिक्लेरेटिव मेमोरी आर एमिनेबल टू वर्बल डिस्क्रिप्शंस वाइल कंटेंट्स ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी कैन नॉट बी डिस्क्राइब ईजिली। तो जो भी आपको बताया कि डिक्लेरेटिव मेमोरी के जो फैक्ट्स होंगे, रिक्शा के 3 चक्के या ऑटो के 2 पहिए या बकरी की 1 टांग ये सब आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। लेकिन प्रोसीजरल जो होता है, प्रोसीजरल मेमोरी भी जो होता है उसको हम कैन नॉट बी डिस्क्राइब ईजिली, या किसी को साइकिल चलाना या घोड़ा चलाना खाली हम बोल के नहीं बता सकते। अब एक भाई साहब थे ये टुलविग हैज़ प्रपोज्ड येट अनदर क्लासिफिकेशन एंड हैज़ सजेस्टेड दैट द डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन ईदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। ध्यान से सुनिएगा, डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन ईदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम उसको डिक्लेयर कर सकें, हम बता सकें। एंड प्रोसीजरल क्या होती है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, चाय कैसे बनानी है और दीवार पे कैसे चढ़ना है, स्पाइडरमैन कैसे बनना है ये सब प्रोसीजरल है। तो टुलविग भाई साहब चश्मा लगा के बैठे हैं या बो लगा के बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एपिसोडिक और सिमेंटिक। अब ये किस चिड़िया का नाम है आगे देखते हैं। एपिसोडिक मेमोरी कंटेन्स बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स। सही बात है, जैसे आप देखते हैं क्योंकि सास भी कहू कभी बहू थी खा या फिर प्रतिज्ञा का एपिसोड, तो उसमें क्या होता है उनके जीवन में जो भी घट रहा है, उनकी जो बायोग्राफी होती है वो सब हमको दिखाते हैं। वैसे ही हमारी जो मेमोरी होगी या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी जो मेमोरी होगी वो भी क्या होगी, एपिसोडिक मेमोरी होगी। इसमें आपके बायोग्राफी की डिटेल्स होंगी, आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपके माता पिता की, आपके रिश्तेदारों की। Memories relating to our personal life experiences constitute the episodic memory and it is for this reason that the contents are generally emotional in nature. अब यहाँ ध्यान से सुनिए क्या होता है कि एपिसोडिक मेमोरी में जो भी मेमोरी होगी हमारी वो हमारी पर्सनल होगी, खुद का हमारा एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। तो जैसे कोई अगर वहाँ छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, तो क्या होता है आप उससे रिलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी कभी ऐसे भूखे रहे होंगे या कभी ज़िद कर रहे होंगे, या कोई बच्चा ज़िद करता है, आप जा रहे हैं, कोई बच्चा ज़िद कर रहा है कि उसको चॉकलेट ले खाना है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं दे रहे हैं, या शायद उनके पास पैसे ना हो, या उनके बच्चे के दांत में कीड़े लगे हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या होता है उससे रिलेट कर लेते हैं और आपको क्या इच्छा होती है कि आप जाके उसको चॉकलेट दे दें या बिस्किट दे दें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो पर्सनल एक्सपीरियंस में जुड़ा हुआ है। या आप देखते हैं कि कोई वहाँ पे किसी चोर को मार रहा है, तो आपको क्या याद आता है कि हाँ मेरा पर्स भी किसी स्टेशन पर चोरी हो गया था, तो आप भी जाके उसको कूटने लगते हैं। ये होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। अब बात करते हैं हम सिमेंटिक मेमोरी की। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? ऑन द अदर हैंड इज़ द मेमोरी ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड रूल्स ऑफ लॉजिक आर स्टोर्ड। ओ ये क्या है, सब्सक्राइब बटन। हाँ, तो सब्सक्राइब बटन सिमेंटिक मेमोरी में अपनी भेज लीजिए, क्योंकि ये वैसा का वैसा ही रहने वाला है, चेंज नहीं हो सकता। मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस ये भी वैसा का वैसा ही रहेगा। एसटीडी कोड ऑफ न्यू दिल्ली ये भी वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए सिमेंटिक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड रूल्स ऑफ लॉजिक आर स्टोर्ड इन सिमेंटिक मेमोरी। तो एपिसोडिक में पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सिमेंटिक में कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें होती हैं, जो स्टैटिक होती है वो ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब दबा देना है। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की। एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, इनमें क्या डिफरेंस है? एपिसोडिक मेमोरी जो होती है वो डेटेड होती है, माइट अफेक्ट एंड माइट फॉरगेट। अब छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि डेट से मुझे याद आया कि आप कभी ना कभी हो सकता है किसी डेट पर गए हो, हाँ, या आपको कोर्ट में डेट मिली हो। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो आपके साथ ज़रूर हुई होगी। तो ये क्या होता है, जैसे आपको तारीख याद रहती है कि पहली बार हम कब घूमने गए थे, पहली बार हम कब कोर्ट में गए थे, या पहली बार हम कब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो भी आपके साथ पहली बार हुआ आपके एपिसोडिक मेमोरी में, आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी डेटेड मेमोरी होती है। आपको एग्जैक्ट वो डेट, वो समय, वो जगह याद रहती है कि जब आपके साथ वो घटना हुई थी। माइट अफेक्ट, आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है, आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, ऊपर वाला ना करे ऐसा, परवरदिगार इतना पापी ना हो कि आपको कुछ हो जाए, तो लेकिन मान लो अगर कुछ हो जाता है तो आपकी मेमोरी पे इफेक्ट हो सकता है। अगर आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई तो, आपके ब्रेन को चोट पहुंच गई तो। एंड माइट फॉरगेट, हाँ, अगर आपको कुछ बड़ा ऑपरेशन होता है ब्रेन का या कुछ ब्रेन में इंजरी होती है तो आप इसको भूल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिमेंटिक मेमोरी की। अनडेटेड मेमोरी, इसकी कोई डेट नहीं है, जब है तब है। अफेक्ट न्यूट्रल, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कुछ लग भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो
इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ वो वैसा है कि वैसा ही रहेगा। एंड नॉट ससेप्टेबल टू फॉरगेटिंग, आप भूल भी नहीं सकते। भाई साहब सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, वो पागल हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, जस्ट जोकिंग, लेकिन फॉरगेट नहीं हो सकता। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी में। एंड ये जो दो हमने लगा के रखे हैं पिक्चर, ये खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एपिसोडिक मेमोरी सुनील शेट्टी से आपको ऐसे याद रखनी है कि एक समय था जब ये काफ़ी पिक्चर निकाल रहे थे, आज नहीं निकाल रहे हैं। सिमेंटिक मेमोरी में भाई साहब पहले भी निकाल रहे थे और आज भी निकाल रहे हैं, बस आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट। जो हम बोलते हैं यूपीएससी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट आर मेंटल कैटेगरीज फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन वन और इन मोर देन वन वे। जो कॉन्सेप्ट है ये मेंटल कैटेगरीज है फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के लिए, आगे हम देखेंगे, विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन वन और इन अदर वे। ये सब आपको बताते हैं आगे एग्जाम के साथ कि आपको जो बोलते हैं हर कोई ज्ञान देता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट है क्या भाई? किस तोते का नाम है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट वंस फॉर्म्ड get organized in categories. A category itself is a concept, but it also functions to organize similarities among other concepts based on common features. इतना सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। The word mango is a category. ठीक है, ये जो आम है ये कैटेगरी है, आमों की कैटेगरी होती है। इसमें हापूस आम होता है, दशहरी आम होता है, बादामी आम होता है, ये सब इसकी कैटेगरी हो गई। बिकॉज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज कैन बी सबज्यूम्ड विद इन इट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट विद इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट क्या होता है? मीठा होता है, और भी जो फ्रूट की जो तरीके होंगे या फ्रूट की जो फ्रूट की जो भी अवधारणाएं होंगी वो ये मैंगो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वंस फॉर्म गेट ऑर्गेनाइज्ड इन कैटेगरीज। तो ये जो एक मैंगो था ये ऑर्गेनाइज किस में हो गया? कैटेगरीज में। अ कैटेगरी इटसेल्फ इज़ अ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट आराम से समझिए इसको कि द वर्ड मैंगो इज़ अ कैटेगरी। ये जो आम है ये एक कैटेगरी है। कॉन्सेप्ट बिकॉज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज कैन बी सबज्यूम्ड विद इन इट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। ये आम क्या है? कॉन्सेप्ट है। आम आदमी नहीं, आम खाने वाला आम एक कॉन्सेप्ट है कि आम ऐसा होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक कैटेगरी हो गई है मैंगो। मैंगो जो कैटेगरी है किसमें है? वो फ्रूट में। तो आम इज़ अ कॉन्सेप्ट, मीठा होता है, पीला होता है और जो होता है, और किस कैटेगरी में है? वो फ्रूट की कैटेगरी में। कॉन्सेप्ट्स में ऑल्सो गेट ऑर्गेनाइज्ड इन स्कीमा। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑल्सो गेट ऑर्गेनाइज इन स्कीमा। एक स्कीमा जो होती है उसमें भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। कैसे? फटाक से एक एग्जांपल देखते हैं। ड्राइंग रूम, इमेजिन करिए ड्राइंग रूम। आई होप आपने इमेजिन कर लिया होगा। तो आपका ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पे एक सोफ़ा सेट होगा, एक टेबल होगा, चेयर रखी होगी और पर्दे लगे होंगे, विंड चाइम लगा होगा और भी तरह तरह की चीज़ें होंगी। ये है आपका ड्राइंग रूम। तो आपने क्या किया? मैंने खाली सिर्फ ड्राइंग रूम बोला, लेकिन आपने क्या, बचपन से जो आप देखते आ रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? दे आर मेंटल फ्रेमवर्क्स विच रिप्रेजेंट अवर नॉलेज एंड अजम्पशंस अबाउट द वर्ल्ड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दे आर मेंटल फ्रेमवर्क्स। ये जो आपका सोफ़ा, पलंग और कप और जो भी टेबल थी या विंड चाइम थी या पर्दे थे, जो भी था, ये आपके मेंटल फ्रेमवर्क्स में हैं विच रिप्रेजेंट, ये आपका नॉलेज दर्शाता है कि आपने ड्राइंग रूम में क्या क्या देखा है, और अजम्पशंस अबाउट द वर्ल्ड, और दुनिया में कैसी चीज़ें होती हैं, इसको क्या कहते हैं? हम स्कीमा कहते हैं। सो हेयर वी कैन कंक्लूड दैट कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिक लेवल। कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही बेसिक लेवल है एट विच नॉलेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट जो है एक बेसिक लेवल है, उसमें क्या होता है? जो नॉलेज होता है इज़ रिप्रेजेंटेड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? इलेबरेटिव रिहर्सल। और इलेबरेटिव रिहर्सल कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड द नोशंस ऑफ कैटेगरी एंड स्कीमा एज द फर्स्ट लेवल एट विच कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो आपने क्या देखा? आपकी जो स्कीमा था, पर्दे थे, चेयर थी, सोफ़ा था, ये स्कीमा था। और उसमें नोशंस ऑफ कैटेगरी वो क्या थी? कैटेगरी है कि इसमें एक पलंग होता है। आपको मालूम है, बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है कि ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है। अगर ड्राइंग रूम में आपसे कहा जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि डिनर सेट होता है या फिर बर्तन पड़े रहते हैं या फिर कपड़े धुलने की जगह होती है। नहीं, क्यों? क्योंकि आपका ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर है। तो कैटेगरी एंड स्कीमा एज द फर्स्ट लेवल एट विच कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसी कोई भी दूसरी चीज़ होगी, जैसे आपको बोलेंगे बेडरूम, तो वहाँ आपकी स्कीमा और कैटेगरी जो नोशंस ऑफ कैटेगरी होगी वो आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहेगा
साइकोलॉजी का। कैसे? हमारे चैनल साइको यूपीएससी के द्वारा। धन्यवाद। सो अब सवाल ये होता है, डज नॉलेज इज एनकोडेड इन ओनली